क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क क्या होता है? इस महासमुद्र में से एक अच्छे स्टॉक का चयन करना, जिसमें क्षमता हो कि वो भविष्य में जाके एक अच्छे रिटर्न देने की संभावना रखता हो। अब इसके लिए हम अलग अलग स्टॉक की एनालिसिस करते हैं और अल्टीमेटली एक स्टॉक को चुन के निकालते हैं जो फंडामेंटली साउंड बिजनेस का नजर आ रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ताकि मोमेंटम को हम चेक कर सकें। फिर भी क्या दोस्तों गारंटी होती है कि वो स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तभी तो पीटर लिंक ने बोला है, और मैं इस चैनल पे बार बार इस महान व्यक्तित्व के सेइंग को बार बार दोहराता हूं कि आप कितने भी अच्छे एनालिस्ट क्यों ना बन जाएं, आप 6 बार 10 बार में से करेक्ट होने की आपकी संभावना हो सकता है, कभी 7 बार भी करेक्ट हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली 100% स्ट्राइक रेट किसी भी व्यक्ति का दुनिया में नहीं आता है। लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम किसी स्टॉक को निवेश करने के पहले उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, और जब हमें वैल्यूएशन अच्छा नजर आए, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नजर आए, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नजर आए, और साथ में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो प्राइस एक्शन के अनुसार मोमेंटम अच्छा नजर आए, और एक टारगेट जो निकलेगा वो एक फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशो देने की क्षमता को दर्शाता। और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो वैसे ही मैंने आज एक स्टॉक का चयन किया है, पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टॉक। अब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टॉक हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के स्टॉक हैं, तो मुझे क्यों लगता है कि ये स्टॉक आगे जाके एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि किन एस्पेक्ट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये स्टॉक क्या भविष्य में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, इन संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस एनालिसिस के लिए हमने चुना है यूनियन बैंक के स्टॉक को। इस शेयर की कभी भी एनालिसिस इस चैनल के ऊपर में पहले नहीं की गई है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का एक ओवरव्यू लेते हैं, और ओवरव्यू के लिए हम की मैट्रिक्स को चेक करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 92,619 करोड़ है, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन तब है जब मार्केट 18 दिसंबर को क्लोज हुआ। अब देखिए पाइस्ट्रो की स्कोर, तो पाइस्ट्रो की स्कोर इसका 6 है, यानी ये 7 से कम है, 6 आउट ऑफ 9 है। इसका मतलब ये एवरेज फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। आगे चेक करें तो इस स्टॉक का अल्फा क्या है। तो इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले 1 साल में। ये इसने अंडर परफॉर्म किया है 17% से निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। वहीं पिछले 3 महीने में देखें तो पिछले 3 महीने में इस स्टॉक ने निफ्टी 50 को 3.8% से आउट परफॉर्म किया है, यानी कुछ बाइंग आती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस स्टॉक का जो बीटा है 1 ईयर का वो 1.57 है दोस्तों। तो काफी वॉलेटाइल ये स्टॉक। तो जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं, जिन्हें प्राइस एक्शन के ज्ञान बहुत अधिक नहीं है, उन्हें शायद इस स्टॉक को ट्रेंड को राइड करना थोड़ा सा डॉन्टिंग टास्क होगा, डिफिकल्ट टास्क होगा। अब सिंस हमने पाइस्ट्रो की स्कोर की बात की है, 6 है,
एवरेज फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है। तो एक नजर डालते हैं बैंकिंग सेक्टर में और पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं पायस्ट्रॉकी स्कोर का। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पायस्ट्रॉकी स्कोर 6 है, एचडीएफसी बैंक का सिर्फ 3 है दोस्तों। इसका मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रॉन्गर है। आईसीआईसीआई बैंक का 6 है, एट पार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5 है जो यूनियन बैंक से कम है। कोटक बैंक का ओनली 3 है एंड एक्सिस बैंक का 4 है। तो बाई एंड लार्ज जब हम पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं तो यूनियन बैंक का पायस्ट्रॉकी स्कोर अच्छा नजर आता है। अब बात करते हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस में। तो पिछले 5 साल के दौरान इसकी अर्निंग 58.9% से ग्रो की है, जबकि इसी दौरान में इंडस्ट्री की जो अर्निंग है वो 38.3% से ग्रो की है। तो इस स्टॉक ने अर्निंग्स के टर्म्स में ब्रॉडर इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है। और वहीं पिछले 1 साल की अर्निंग की ग्रोथ की बात करें तो 28.8% है, जो इंडस्ट्री के 15% से बेहतर है। तो परफॉर्मेंस तो ब्रॉडली अच्छा नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि हम एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर अगर देखें एसेट लेवल की पहले बात करते हैं, तो एसेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो मॉडरेट नजर आ रहा है। हम ये नहीं बोल सकते बहुत एक्सीलेंट है, 13.2 टाइम्स है। वहीं अगर रिस्क के जो लाइबिलिटीज है बैंक के ऊपर में वो लो रिस्क वाली है। 95% यूनियन बैंक की जो लाइबिलिटीज है वो प्राइमरीली लो रिस्क के सोर्सेज ऑफ फंडिंग से आती है। तो ये तो इसके लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर लोन के लेवल की बात करें तो लोन्स टू असेट रेशियो 63% है, जो अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें लोन्स टू डिपॉजिट रेशियो की, वो है 72%, ये भी अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बैड लोन्स की, तो इसका बैड लोन्स काफी हाई है दोस्तों। तो ये एक कंसर्न का एरिया है। इसके अलावा मुझे डेटा नहीं मिल पाया कि बैंक ने अलाउंस कितना रखा है बैड लोन्स के लिए, तो ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके देखते हैं कि क्या ये कंपनी डिविडेंड पे करती है, क्योंकि डिविडेंड अगर हमें मिल जाए किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो वो सोने पे सुहागा होता है। तो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका करंट डिविडेंड यील्ड है 2.9%, तो अच्छा खासा नजर आ रहा है। और भविष्य में फोरकास्ट है कि ये बढ़ के 2.9% से 3.7% हो सकता है यहां पर। अब आगे बात करें कि ग्रोथ का फोरकास्ट क्या है, एस्टिमेट क्या है। तो यहां अर्निंग जो है वो बहुत अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रही है। जो ग्रो करने की संभावना है वो सिर्फ 5% है, और इंडस्ट्री का ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 8.3% है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से भविष्य में अर्निंग्स के फ्रंट पे ग्रोथ कम रहने की संभावना है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ इसका अच्छा नजर आ रहा है 10.1%, जबकि इंडस्ट्री के ग्रो करने की संभावना है 0.4%। अब यहां पर वैल्यूएशन को चेक करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या मानी जाती है स्टॉक मार्केट में, वैल्यू मोमेंटम। तो वैल्यूएशन अगर अच्छा है स्टॉक का, और जब हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे तो मोमेंटम चेक करेंगे एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके। तो पहले वैल्यूएशन को चेक करते हैं। तो इसका अगर हम इसे इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करें करंट मार्केट प्राइस को, तो 25.7% ये स्टॉक अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। ये जो एस्टिमेटेड है, जो फिगर निकाला गया है, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के आधार पर निकाला गया है। वहीं अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो है 6.1 और इंडस्ट्री का मीडियन है 10.4। लेकिन हम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के बात कर रहे हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो चेक करना अत्यंत आवश्यक है। तो पीबी रेशियो अगर इसका देखें तो 0.9 है दोस्तों, और इंडस्ट्री का जो मीडियन है 1.2 है। तो प्राइस टू बुक रेशियो के आधार पर ये स्टॉक अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर भी हमने अभी चेक किया कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है।
अब यहाँ पीबी रेशियो को एक पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं। यूनियन बैंक का भी हमने देखा 0.9 है, एचडीएफसी बैंक का 3 है, आईसीआईसीआई बैंक का 3.7 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.9 है, कोटक बैंक का 2.7 है, एक्सिस बैंक का 2.2 है। तो इसका मतलब ब्रॉडली वैल्यूएशन में ये स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है जब हम पीयर ग्रुप एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब चेक करते हैं अनदर वैल्यूएशन मेट्रिक को, पीएस रेशियो को, प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो है 1.9 और इंडस्ट्री का जो मीडियन है वो 2.6 है एंड सेल्स का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो है इसका 10.1, जबकि इंडस्ट्री का है 0.4। तो इसका मतलब आगे ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है जो प्राइस टू सेल्स के आधार पर, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ के आधार पर हम देखें। और अभी हमने देखा सिंस यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और ग्रोथ का एस्टिमेट भी अच्छा है और इसीलिए टॉप लाइन ग्रोथ में भी ये इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करने की संभावना नजर आ रही है। अब एक बार देखते हैं फेयर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल को। तो सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर पी रेशियो निकाला है 9.7 और करंट पी रेशियो है 6.1। तो इसका मतलब इस पैरामीटर के आधार पर यह अंडर वैल्यूड स्टॉक नजर आ रहा है। फेयर पी निकालने का जो तरीका है इसमें कंसीडर किया जाता है कि कंपनी का अर्निंग का ग्रोथ फोरकास्ट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है और अलग अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनको कंसीडर करके सिंपली वॉल स्ट्रीट ये प्रोजेक्ट करता है कि फेयर पी होना क्या चाहिए। तो हमने ये वैल्यूएशन देखा तो ब्रॉडली वैल्यूएशन के टर्म्स में ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। एक नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। हम टॉप 25 शेयर होल्डर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग है भारत सरकार की, ऑब्वियसली दोस्तों, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। 74.8% होल्डिंग भारत सरकार की है और 6.1% होल्डिंग एलआईसी ऑफ इंडिया की है। और एलआईसी ऑफ इंडिया ने अपनी होल्डिंग को पिछले 2 रिपोर्टिंग क्वार्टर में 4.68% से बढ़ाया है। वहीं एचडीएफसी एएमसी ने, जो थर्ड शेयर होल्डर है लार्जेस्ट, उसने 2.6% से अपनी होल्डिंग को पिछले 2 रिपोर्टिंग क्वार्टर में बढ़ाया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने भी होल्डिंग को सब्सटैंशियली बढ़ाया है 49.8% से और ब्लैक रॉक में कुछ सेलिंग आई है 1.25% की। वहीं सुंदरम एएमसी ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 9.09% से। कोटक महिंद्रा ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। रेखा झुंझुनवाला का भी इसमें होल्डिंग है 0.11% का और वो कांस्टेंट है, ना बढ़ा है ना घटा है। तो इस तरह से एक्सिस एएमसी को देखें तो इसने भी अपनी होल्डिंग को 1.18% से बढ़ाया है। तो ब्रॉडली हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आती हुई नजर आ रही है। एटलीस्ट जो एक फिगर नजर आ रहे हैं टॉप 25 शेयर होल्डर के द्वारा, वो इस बात इशारा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, प्राइस एक्शन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और इसके प्राइस टारगेट को भी निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। पहले एक नजर डालते हैं हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पे। तो देखिए ये एक पीरियड था जब इस स्टॉक ने एक मासिव रिटर्न दिया और उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई और इसके वैल्यू में बहुत बड़ा इरोजन हुआ। अगर हम इस हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए इसने ऑल टाइम हाई बनाया 316.05 का इस जगह पे अक्टूबर 2010 में, लेकिन उसके पहले अक्टूबर 2002 से अक्टूबर 2010 के बीच में इसने एक शानदार रिटर्न दिया। अगर मैं आपको ये रिटर्न बताने की कोशिश करूं तो आपको आश्चर्य होगा कि इस स्टॉक ने पास्ट में एक रिटर्न दिया था
38% का एक फिनोमिनल रिटर्न था दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, और ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई अक्टूबर 2010 में, जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया। इस जगह देखिए, ये प्राइस का सपोर्ट था, प्राइस का सपोर्ट था, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था। और जब ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, तो प्राइस ने जब पुल बैक किया, तो नेक लाइन से प्राइस फिर से रिजेक्ट हो गई और एक मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव बना। और इस पीरियड में ये स्टॉक 316 रुपए से जो गिरा, तो इसने लो बनाया 20.22 का, और ये बनाया मई 2020 में। तो यानी ये 10 साल का डाउन ट्रेंडिंग मूव था दोस्तों। अब इस स्टॉक में रिकवरी आना चालू हुई, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बना। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखिए, प्राइस का सपोर्ट था, प्राइस का सपोर्ट था। तो एक ऑब्वियस है कि अपसाइड मूव में ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा। यहाँ देखिए प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, यहाँ प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, तो इसका यहाँ पर अब ब्रेकआउट हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ अभी इसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये 168 के आसपास में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जहां से ये प्राइस रिजेक्ट हुई। क्या हम प्राइस को समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन क्यों हुआ? तो एक कारण तो ये है कि यहाँ रेजिस्टेंस था, इस कारण से ये प्राइस का रिजेक्शन हुआ। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, कि यहाँ देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। उसके पहले ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं, तो ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, मतलब ट्रेंड में रिवर्सल हुआ। लेकिन अगर हम इस राउंडिंग पैटर्न का एक टारगेट निकालें, तो वहां पे हमें समझ में आएगा प्राइस एक्शन के बारे में। देखिए इसको मैं मेजर करता हूं और इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो ये देखिए 61.8% एक्सपेंशन का टारगेट इसने अचीव किया, जो 165 रुपीज का टारगेट था, और उसके बाद में ये करेक्शन हुआ। लेकिन 100% एक्सपेंशन का टारगेट जो है वो निकल के कहाँ आता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो वो टारगेट निकल के आता है 272 का। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, कि 272 का टारगेट तो शायद इसमें आ जाए, क्योंकि इसका 100% एक्सपेंशन का टारगेट निकलता है, लेकिन फिर भी वो 316 जो इसका ऑल टाइम हाई है, उससे नीचे निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि क्या ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इसको इस जगह पे देखिए मल्टीपल बार प्राइस का रिजेक्शन है। तो 217 पर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो ये जोन इसका इमीडिएटली सप्लाई एरिया है। लेकिन प्राइस एक्शन इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्राइस में अपसाइड मोमेंटम बढ़ सकता है द मोमेंट प्राइस इस सप्लाई एरिया को निकालती है। तो प्राइस एक्शन के अनुसार एक पोजिशनल व्यू तो जरूर बनता है इस स्टॉक में। क्यों बनता है दोस्तों, अभी रिसेंट टाइम में भी अगर करेक्शन देखें, तो पिछले 3 महीने से प्राइस क्या कर रही है, ईएमए 21 के पास में एक नैरो रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, 168 के ऊपर अगर प्राइस जाती है, तो ये एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसका टारगेट ऑल टाइम हाई के ऊपर में निकलेगा, और जो राउंडिंग बॉटम प्राइस पैटर्न को ब्रेकआउट देगा। तो अगर हम राउंडिंग बॉटम 316 रुपए के ऊपर अगर प्राइस चली जाती है, जो इसका ऑल टाइम हाई है, तब इसका टारगेट क्या निकल के आता है। इसीलिए तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तब इसका टारगेट दोस्तों, जो बिलीव नहीं होता है आज की डेट में कि वो टारगेट आता है 1430 का टारगेट, 61.8% एक्सपेंशन का। तो एक आशा बन रही है कि ये प्राइस एक्शन भविष्य में हो सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें, तो प्राइस क्या कर रही है, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है, मतलब ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है, फिर यहाँ बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो क्या ये बुलिश फ्लैग बना रहा है? अगर ये बुलिश फ्लैग बना रहा है, तो अगर हम बुलिश फ्लैग को ड्रॉ कर सके प्राइस चार्ट के ऊपर में, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए, अगर बुलिश फ्लैग का अगर ब्रेकआउट हुआ, तो प्रायर इंपल्स काफी बड़ी है दोस्तों।
तो इस प्रायर इम्पल्स का अगर अपसाइड मोमेंटम डेवलप हुआ ब्रेकआउट के बाद में, तो प्राइस शायद इस सप्लाई जोन को निकाल लेगी, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस है। हम इन संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि प्राइस एक्शन के अनुसार इस स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद इस स्टॉक ने एक 690% का रिटर्न ऑलरेडी दिया है। ये जो लो बनाया था और यहां से यहां तक जो प्राइस का रिजेक्शन हुआ, ये 690% का इम्पल्स है, जो काफी बड़ा इम्पल्स है, जो इंडिकेट करता है कि ये टिपिकल इसका अक्यूमुलेशन बैंड था जहां प्राइस का ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट था। तो ये जोन था जिसमें स्मार्ट मनी फ्लो होती हुई नजर आ रही है। अब चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ वीकली प्राइस चार्ट में अगर देखें तो ये इसको मैं फाइन ट्यून करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको फाइन ट्यून किया, रादर मैं इसे थोड़ा सा नीचे लाऊं तो ये आप देखिए इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। इसका ब्रेकआउट हुआ है 2 दिसंबर 2024 को जो वीक स्टार्ट हुआ था उसमें इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ। अब आप समझिए क्यों नहीं हुआ फॉलो थ्रू, क्योंकि ये ब्रेकआउट क्वालिटी ब्रेकआउट नहीं था। ये देखिए पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ था। मैं क्यों इसे पैराबोलिक राइज बोल रहा हूं, अगर मैं इस राइज को मेजर करने की कोशिश करें तो ये ब्रेकआउट 14-15% के जंप के बाद में हुआ था और इसीलिए इसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ। इसीलिए तो दोस्तों क्वालिटी ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं तो यह क्या समझ में आ रहा है, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है जहां इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो ऑब्वियसली ये लाइन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी। इसका मतलब अगर कोई कैंडल 132 रुपए के ऊपर में क्लोज हो जाती है तो ये एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा और साथ में ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको प्राइस निकाल लेगी। तब इसमें एक शानदार अपॉर्चुनिटी बनेगी, अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा और ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और इसकी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये स्टॉक अभी रीसेंट टाइम में डाउन ट्रेंड में आ गया था, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का बन गया, लेकिन क्या यहाँ पर हमें कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है? ये देखिए इसका लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन है और ये आप देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। और रीसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ है ये प्राइस नेकलाइन के पास में आई है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्राइस नेकलाइन को टेस्ट करती है। ये इस चैनल के जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल वीडियोस में सब सिखाया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे आज के प्राइस एक्शन को देखें, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ बट देर इज नो फॉलो थ्रू। तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है और इसमें बाइंग आ रही है गैप डाउन ओपनिंग के बाद में। और ये देखिए प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट है और उसी जगह पे बाइंग आ रही है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो क्या यहाँ पर एक बाउंस बैक की संभावना है? प्राइस का करेक्शन समाप्त हो गया है, तो वैसे भी प्राइस एक्शन से देखें तो ये एरिया जो है करीब 112-113 रुपए का, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये कंसोलिडेशन बैंड है और ये प्राइस का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, तो 112 रुपए पे इसको एक अच्छा बेस है। और करेंटली ये स्टॉक कितने पे ट्रेड हो रहा है? 121 पे। तो इस स्टॉक में रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल अच्छा नजर आ रहा है। तो इस एनालिसिस में हमने यूनियन बैंक के शेयर के अलग अलग ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक किए, टेक्निकल एनालिसिस की टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस पॉजिटिव मिले। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी यूनियन बैंक के शेयर की एनालिसिस कीजिए और जो पॉइंट्स आपको इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए गए हैं, अगर कुछ एडिशनल पॉइंट मिलते हैं फेवर में या अगेंस्ट में, उनको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। जितना हम इंटरेक्ट करेंगे, चर्चा करेंगे, उतना हम स्टॉक मार्केट को बेहतर समझेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।